नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। 1955 में पहली बार पुलिस गोल्डन टेम्पल में घुसती है। 1984 में जो घुसी थी वो दूसरी बार था कि नेहरू जी ने सिख को अलग स्टेट, जो कि सिख अंपायर जितना होगा, वो देने का वादा किया और फिर धोखा किया। हरियाणा के सीएम भजन लाल राजीव गांधी को कहते हैं कि आपके हाथ से हरियाणा भी चला जाएगा, और इसी वजह से गोल्डन टेम्पल को ज्यादा नुकसान हुआ। जब भी पंजाब में इलेक्शन होते हैं, आपने एक नाम तो सुना होगा, खालिस्तान। कौन है ये खालिस्तान? और अभी अगर अमृतपाल सिंह के बारे में बात करें, इससे पहले इसके पीछे के कारणों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिट्स और पाइसेज में हमें स्टोरीज तो पता है, लेकिन असली कारण नहीं पता कि ये सब हो क्यों रहा है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। देखिए, इन सारी चीजों की शुरुआत होती है 1823 से। ये जो आप मैप देख रहे हो, ये उस टाइम का पूरा सिख अंपायर है, जिसको रूल करते थे महाराजा रणजीत सिंह। तो देखिए, जब महाराजा रणजीत सिंह सिख अंपायर रूल करते थे, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया था, कोई अटैक नहीं किया था। और जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई और सिख अंपायर थोड़ा वीक हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने अटैक करके सिख अंपायर के ऊपर कंट्रोल ले लिया। और ये जो हरियाणा वाला पार्ट है, ये ब्रिटिशर्स ने सिख अंपायर में जोड़ दिया। पहले जो हरियाणा था वो सिख अंपायर में नहीं था। और ये जो सारी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सब अभी आपको आगे रेलेवेंट लगने लगेंगी। अब ब्रिटिशर्स ने सिख अंपायर पे कब्जा करके राजा रणजीत सिंह के जो बच्चे थे, उनको पढ़ाई के बहाने ब्रिटेन में शिफ्ट करा दिया था, ताकि आगे चल के अंग्रेजों को कोई दिक्कत ना हो सिख अंपायर को कंट्रोल करने में। तो इस वजह से अक्षल में सिख अंपायर का रिप्रेजेंटेशन करने वाला था वो कोई बचा नहीं था। जो लोकल महंत थे वो गुरुद्वारे के प्रीस्ट बने और उन्होंने कंट्रोल लिया। ये जो चीज थी, महंतों ने जो गुरुद्वारे पर कंट्रोल लिया था, ये चीज सिखस को पसंद नहीं आ रही थी। तो 1920 में सिख कम्युनिटी ने अकाली मूवमेंट शुरू किया और ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बनाया कि यह गुरुद्वारा महंत नहीं चला सकते। और प्रेशर इतना बढ़ा कि एक 175 मेंबर की कमेटी बनी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो आजकल आप न्यूज में सुनते हो, एसजीपीसी। एसजीपीसी ने गुरुद्वारों से महंत को हटाया और गुरुद्वारों को रेगुलेट किया। और आज की डेट में भी ये लोग रेगुलेट करते हैं। आज भी प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, इनके प्रेशर बनाए जाते हैं। और एसजीपीसी उस पर्टिकुलर टाइम से ही सिख कम्युनिटी का फ्रंट वेज बना। और जो अकाली दल है और एसजीपीसी, इन दोनों में काफी क्लोज रिलेशनशिप नहीं है। उस पर्टिकुलर टाइम से सिख अंपायर उस टाइम से ही काफी इन्फ्लुएंशियल और वेल्थी अंपायर था। ब्रिटिश आर्मी ने कब्जा तो कर लिया था, लेकिन सिख ये मानते थे जब ब्रिटिशर्स ये जो कब्जा किया है ये टेम्परेरी है, ये यहां से जब हटेंगे तो इनका सिख अंपायर जो वापस मिल जाएगा। लेकिन ये जो बिलीव था कि सिख अंपायर वापस मिलेगा ब्रिटिशर्स की जाने के बाद, इसको पहला झटका लगता है 1929 में, जब मोतीलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज मूवमेंट शुरू किया, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश बनेगा जहां पे वोटिंग होगी और डेमोक्रेसी फॉलो होगी। लेकिन सिख कम्युनिटी इस इंप्रेशन में थी कि जब इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हमारा सिख अंपायर हमें वापस मिल जाएगा। आप पुराने स्कल्पचर भी देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि राज करेगा खालसा। तो ये जो पूर्ण स्वराज की बात थी, इसको सुन के सिख कम्युनिटी उतनी खुश नहीं थी। और जब 1946 यानी कि आजादी से लगभग एक साल पहले जब ब्रिटिशर्स के जाने की बात होने लगी, तो सिख लीडर्स ने ये बात उठाई कि अंग्रेजों ने धोखा करके सिख्स को से पंजाब छीना था, और जब वो जा रहे हैं तो अंग्रेजों को पंजाब उनको वापस कर देना चाहिए। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। अंग्रेजों ने कहा कि पहले क्या था वो मैटर नहीं करेगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि नंबर्स क्या है, यानी कि पॉपुलेशन में किसका कितना हिस्सा है। 1941 में पंजाब के अंदर एक सेंसस हुआ था, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी 53% थी, हिंदू 30% थे और सिख सिर्फ 15% के आसपास थे। और सिख कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन का वो सिर्फ 1% हिस्सा था। तो यहाँ पे भी सिख डिसएडवांटेज पे थे। और इन सारी चीजों की वजह से जो सिख कम्युनिटी थी वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गई थी, क्योंकि उनको पता था कि नंबर्स की बात आएगी तो सिख, हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन से कम है। और आगे चल के सिख कम्युनिटी ने सिचुएशन के हिसाब से यूनाइटेड इंडिया का सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है यूनाइटेड इंडिया के साथ मिलकर रहने में। और यहाँ पे वो इस इंप्रेशन में थे कि उनका एक अलग स्टेट मिलेगा। और यहाँ पे होता यहाँ है कि इसलिए सिख कम्युनिटी ने कहा कि हमें यूनाइटेड इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंडिया का पार्टीशन हुआ तो हमें भी सिकिस्तान चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो मुस्लिम्स को पाकिस्तान मिल जाएगा, हिंदूज को हिंदुस्तान मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा। इसी वजह से शिरोमणि अकाली दल ने उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक रेजोल्यूशन पास किया,
जिसमें उन्होंने सिक्किस्तान की मांग की। लेकिन यह सिक्किस्तान की मांग इसलिए थी कि अगर पार्टीशन करोगे, वरना इंडिया के साथ रहने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। दूसरा हिस्सा इंडिया में ही रहता है। पंजाब में जो सिख कम्युनिटी रहती थी वो पूरे पंजाब में छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो बंटवारा कैसे भी होता, इससे सिख कम्युनिटी डिवाइड हो ही रही थी और इसका कोई सॉल्यूशन में नहीं निकल पा रहा था। लेकिन सिख कम्युनिटी डिवाइड होना नहीं चाहती थी। लेकिन पार्टीशन होता है और जो हिस्सा पाकिस्तान में जाता है वो पंजाब का 62% हिस्सा था और 55% पॉपुलेशन थी। और इस प्रोसेस में सिख कम्युनिटी की 150 से भी ज़्यादा हिस्टोरिकल श्राइन्स, उनके रिचेस्ट लैंड और उनकी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान में ही रही थी। जो सिख पाकिस्तान में रहे थे वो पार्टीशन के टाइम पे अपना घर, लैंड और प्रॉपर्टी छोड़कर इंडिया में आ गए। जो इंडिया में आना नहीं भी चाहते थे उनको पार्टीशन के टाइम पे हुए वायलेंस की ऐसे आना पड़ा। इसलिए पार्टीशन के टाइम पे जो नुकसान हुआ था वो सबसे आधा सिख कम्युनिटी का हुआ था। लेकिन सिख कम्युनिटी ने बहुत ही कम टाइम में फिर से अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था। और पाकिस्तान से जब सिख आए थे तो पहले सिख माइनॉरिटी में थे, अब वो पंजाब में मेजॉरिटी में आ गए थे, जिससे सिख कम्युनिटी का एक अलग सिख स्टेट होने का सपना था वो फिर से पूरा होता हुआ देख रहा था। हालांकि ये सपना आसानी से पूरा नहीं हुआ। पार्टीशन के बाद भी कुछ चीजों को लेकर सिख खुश नहीं थे। खुशवंत सिंह की किताब ए हिस्ट्री ऑफ दी सिख में उन्होंने लिखा है कि रोड ट्रांसपोर्ट, जिसपे एक तरह से सिख कम्युनिटी उनकी मोनोपोली थी, उसको नेशनलाइज कर दिया गया। साथ में कलकत्ता में भी बस और टैक्सी सर्विसेज पे सिख का कंट्रोल था। तो वहां पर ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले बंगाली रिफ्यूजीज, उनको प्रेफरेंस मिलने लगी। और सिख कम्युनिटी में एक कल्चर है देश की आर्मी को सर्व करने का। तो आर्म फोर्सेस में भर्ती गए। जो पहले सिख कम्युनिटी को प्रेफरेंस मिलती थी उसमें भी चेंजेस हुए। अब इसके बाद 1956 आता है और इंडियन गवर्नमेंट लेके आती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसमें यह था कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा। कई सारे सूबों में इंडिया डिवाइड था तो उसको डिवाइड किया गया। क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो धर्म या जाति के आधार पर स्टेट्स नहीं बन सकते थे, वो बनाना सही भी नहीं रहता। तो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए गए। तो इसमें तेलुगु बोलने वाले को आंध्र प्रदेश मिल गया, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र मिल गया। तो सिख कम्युनिटी का कहना था कि हरियाणा को छोड़ के पूरे पंजाब की भाषा है वो पंजाबी है और ज़्यादातर लिटरेचर भी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में होना शुरू होती है। खालिस्तान अभी भी पिक्चर में नहीं आया, वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इन सारी वजह से अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने कहा कि आप बहुत हो गए थे। 1955 में पहली बार पुलिस गोल्डन टेम्पल में घुसती है। 1984 में जो घुसी थी वो दूसरी बार था, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 1960 से 1965 तक बहुत सारे मूवमेंट हुए जिसमें मास्टर तारा सिंह अमरण अनशन पर रहे। अकाली को अरेस्ट किया गया। ना और नेवर मूवमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, इसमें सिख कम्युनिटी ने भारत सरकार को अपने सारे प्रोटेस्ट रोक के भारत सरकार के साथ खड़े हुए। इस वार में भी सिख सोल्जर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और लोगों को सिख कम्युनिटी की जो इम्पोर्टेंस थी उसका रियलाइजेशन हुआ। और 1966 में सिख कम्युनिटी की बात मान ली गई और पंजाब को डिवाइड कर दिया गया। पंजाब को 3 स्टेट में बांटा गया, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। लेकिन इसमें चंडीगढ़ की फिर से कंट्रोवर्सी हो गई। उस टाइम चंडीगढ़ में 55% लोग हिंदी स्पीकिंग थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया और ये कहा कि इसको दोनों स्टेट शेयर करेंगे। इसको लेकर सिख कम्युनिटी बिल्कुल भी कुछ नहीं थी। यही रीज़न था कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर भी चंडीगढ़ के बारे में बात की गई है। वो अब ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए, सारी बातें तो चल रही थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में पंजाब एक अलग स्टेट बन चुका था और इसके बाद पहली बार इलेक्शन होते हैं पंजाब में। अकाली दल इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाती। इसके बाद फिर से जीतती है, लेकिन फिर कुछ दिन में ही सरकार गिर जाती है। 1997 तक एक भी बार ये लोग अपनी टर्म पूरी नहीं कर पा रहे थे। पंजाब की जनता हर बार इनको जितवा रही थी, लेकिन ये अपनी टर्म पूरी नहीं कर पा रहे थे। और इसका ब्लेम लगा कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस या तो मिनिस्ट्री में चेंज करवा देती है या फिर मिनिस्टर्स को इन्फ्लुएंस करके सरकार गिरवा देती है, ताकि कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस है वो पंजाब में स्ट्रॉन्ग रहे। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे लक्ष्मण सिंह अकाली दल से जीते, इनको अकाली दल ने एजुकेशन मिनिस्टर तक बना दिया। देखिए, इन्होंने बगावत करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 13
फर्स्ट ड्राफ्ट सरदार कपूर सिंह ने बनाया था इंग्लिश में और संत फतेह सिंह को वर्बली समझाया था, जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, और संत फतेह सिंह ने उसको वर्बली सुन के अप्रूव कर दिया। लेकिन 1973 में ये कुछ ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, ना लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया था। लेकिन अगस्त 1977 में ज्ञानी अजमेर सिंह, जो कि सेक्रेटरी थे अकाली दल के, इन्होंने एक नेवा वर्जन रिलीज किया इसका। उस टाइम ही लोगों में फेमस हुआ। ये ओरिजिनल रेजोल्यूशन से थोड़ा अलग था, अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हो इसका। और ये जो अनंतपुर साहिब का रेजोल्यूशन है, इसके वर्जन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी उस टाइम, और आज भी इसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सी होती है। ऐसे में अकाली दल के अंदर भी कई ग्रुप्स थे। कोई नेता अगर पीछे रह जाता था या उसको तो वो एक एक्सट्रीम वर्जन बना के इस रेजोल्यूशन को प्रमोट करता था, और कम टाइम में पॉपुलर होने का ये एक शीर्षक फार्मूला था। खालिस्तान ने भी ये कहा कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन अलग स्टेट को देखिए, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन जिसको लोग अपने हिसाब से यूज कर रहे थे। जब कॉन्ट्रोवर्सी हुआ थी तो अकाली दल ने ऑफिशियली कभी भी नहीं कहा कि उनको अलग देश चाहिए। देखिए, सिख कम्युनिटी अपने रिलीजन को लेके काफी सेंसिटिव है। ब्रिटिश चर्च के टाइम पे भी ब्रिटिश चर्च सिख कम्युनिटी को नहीं रोक पाए थे टर्बन पहनने से। बाद में चल के उनको मानना पड़ा था, जबकि हिंदू और मुस्लिम्स के ऊपर ब्रिटिश चर्च ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। यही रीजन है कि पंजाब के ने रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स करना हर पार्टी ने अपने एजेंडा में रखा है। जो पार्टी कमजोर होने लगती है वो रिलीजन लेके आती है। कांग्रेस भी जब पीछे होने लगी थी अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के बाद, तो कांग्रेस की तरफ से ज्ञानी जैल सिंह, जो 1972 से 1977 तक पंजाब के सीएम बने, उनको भी यह समझ में आ गया था कि अकालीज अब पॉलिटिक्स करने के लिए रिलीजन का आगे चल के अकालीज ने कांग्रेस को भी इलेक्शन में आ रहा है। अब इससे डील करने के लिए कांग्रेस को एक ऐसा फेस चाहिए था जो अकाली से ज्यादा रिलीजियस हो, और यहीं पे एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसकी वजह से पंजाब की पॉलिटिक्स 360 डिग्री चेंज हो जाती है। अब देखें, पंजाब के अंदर कई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीजन और एजुकेशन को लेके काम कराती है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है डमदमी तस्काल, और क्योंकि डमदमी तस्काल पंजाब के तहसील मोंगा के भिंडर गांव में थी, इसलिए वहां के रहने वाले लोगों को भिंडर वाले कहा जाता है। और उस टाइम पे जब डमदमी तस्काल के लीडर करतार सिंह भिंडरवाले की डेथ हुई, तो उसके बाद जरनैल सिंह को डमदमी तस्काल का लीडर बनाया गया, और लोग इनको संत जरनैल सिंह भिंडरवाले के नाम से बुलाते थे। भिंडरवाले ने लीडर बनते ही गांव-गांव में जाकर नशे छुड़ाने की मुहिम चलाई और लोगों से अपील की कि वो अपने बाल न कटवाएं और सिख धर्म को फॉलो करें। भिंडरवाले बहुत ही तेजी से लोगों में फेमस होने लगा और लोग आके उसके पास अपनी प्रॉब्लम और डिस्प्यूट कराते थे। और इस सबक चल रहा था तो कांग्रेस के ज्ञानी जेल सिंह और दरबारा सिंह ने संजय गांधी को भिंडरवाले के बारे में बताया कि भिंडरवाले एक ऐसा आदमी है जो पंजाब में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, और अगर इसको हम फ्रंट फेस बनाते हैं तो अकाली दल के वोट कटेंगे। इससे और फिर आगे चल के कांग्रेस ने भिंडरवाले को अकाली दल के खिलाफ जीपीसी के इलेक्शन में खड़ा कर दिया, और भिंडरवाले को गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। अब इसमें होने ये रखा था कि भिंडरवाले को रिलीजियस बातों की वजह से लोगों का सपोर्ट तो मिल ही रहा था, और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने के बाद भिंडरवाले ने अपनी एक्टिविटी और तेज कर दी, और भिंडरवाले की किसी भी इंसिडेंट पे गिरफ्तारी नहीं होती थी। लेकिन 13 अप्रैल 1978 को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे भिंडरवाले में स्ट्रीम लीडर से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। सिख और निरंकारी सिख के बीच में एक वैचारिक मतभेद है। सिखों में टोटल 10 गुरु हैं, जिसमें से सिख का कहना है कि गुरु गोविंद सिंह जी आखिरी गुरु है, और उसके बाद उन्होंने किसी को भी गुरु नहीं माना, और क्योंकि सारे 10 गुरु उनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, तो उन्हीं को सिखों ने अपना गुरु माना। वहीं निरंकारी ने दोबारा से अपने लीडर को गुरु मानना शुरू कर दिया, और इसको लेके सिख और निरंकारी सिख में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है। और 13 अप्रैल 1978 को कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ा कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस दिन निरंकारी सिख जो थे उन्होंने एक इवेंट रखा जिसमें सारे निरंकारी सिख इकट्ठा होने थे, लेकिन भिंडरवाले ने कहा कि वो ये मीटिंग नहीं होने देंगे। जिस दिन ये मीटिंग होती है उस दिन दोनों ग्रुप में लड़ाई हो जाती है और 17 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन इसके बाद भिंडरवाले की गिरफ्तारी नहीं होती है। और इस इंसिडेंट से
भिंडरवाले की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और साल 1980 में निरंकारी सिख के हेड जो थे बाबा गुरबचन सिंह और उनके बॉडीगार्ड की दिल्ली में हत्या कर दी जाती है और नाम भिंडरवाले की लोगों का आता है। लेकिन उसके बाद भी कोई अरेस्ट नहीं होता है। इसके एक साल बाद 1981 में पूरे देश के अंदर सेंसस स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए, सेंसस में आपकी मातृभाषा पूछी जाती है और इसमें यह होता है कि जैसे पंजाब में ज्यादा लोग अगर पंजाबी को अपनी मातृभाषा बताएंगे तो पंजाबी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस मिलेगी, और अगर ज्यादा लोग हिंदी बोलेंगे तो हिंदी को इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो इस वजह से भिंडरवाले ने पंजाब के लोगों के से कहा कि सब लोग अपनी मातृभाषा पंजाबी बताएंगे। इसको लगे हिंदूज डर रहे थे, लेकिन पंजाब के इसलिए जो न्यूज़पेपर था उसके एडिटर लाला जगत नारायण, इन्होंने कहा कि हिंदू लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपसे जब पूछा जाए तो आप अपनी मातृभाषा हिंदी ही बताएं। और इस चीज को वो रोज आर्टिकल में पब्लिश करते थे, लेकिन इस वजह से इनको गोली मार दी जाती है। अब इस इंसिडेंट को लेके गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर बनता है कि अब तो भिंडरवाले को अरेस्ट करना पड़ेगा, वरना हिंदू कम्युनिटी बुरा मान जाएगी। शुरू में तो गवर्नमेंट नहीं करती है, लेकिन जब प्रेशर ज्यादा बढ़ता है और इम्पैक्ट पंजाब के बाहर से भी पड़ने लगता है तो गवर्नमेंट को अरेस्ट करना पड़ता है। और यहां से कांग्रेस और भिंडरवाले में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और भिंडरवाले कांग्रेस के हाथ से बिल्कुल बाहर निकल जाता है। जैसे ही गवर्नमेंट अरेस्ट करती है, पूरे पंजाब के अंडर वायलेंस होने शुरू हो जाते हैं। 17 लोगों की जानें चली जाती है। यह वायलेंस इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था पंजाब के अंदर कि भिंडरवाले को जेल से छोड़ना पड़ा। शांति बनाने के लिए लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा था भिंडरवाले को कि अकालियों को भी भिंडरवाले के साथ खड़ा होना पड़ा था। अकालियों को लगने लगा कि सिख धर्म की बातें तो हम करते थे, लेकिन भिंडरवाले हमसे भी आगे निकल जा रहा है, इसलिए उन्होंने भिंडरवाले के साथ हाथ मिला लिया और यहां से कांग्रेस का दाव उल्टा पड़ जाता है। और 1982 में भिंडरवाले और अकाली दल ने मिलकर एक धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया, जिसका में गोल था कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, इसके लिए इन्होंने रैलीज भी निकाली और कई बार रैलीज आउट ऑफ कंट्रोल भी हुई, तो कांग्रेस ने कई जगह पे फायरिंग भी करवाई। अब 1982 में दिल्ली में होने थे एशियन गेम, जिसकी जिम्मेदारी राजीव गांधी जी को दी गई थी। इसको लेके सरकार चाहती थी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन इधर धर्म युद्ध मोर्चा, इनको पता था कि इस पर्टिकुलर इवेंट में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबल कवरेज मिलेगी। तो धर्म युद्ध मोर्चा ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। अब दिल्ली में ये गेम्स आराम से हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे जो भी दिल्ली की तरफ से सिख जाते थे उनकी तलाशी लेना शुरू कर दी। बसेज में रोके स्पेशली सिख और उनकी फैमिली की चेकिंग होती थी। इनफैक्ट कई सिख आर्मी पर्सन भी थे, उनको भी डिसरिस्पेक्ट किया गया, उनकी भी चेकिंग की गई। इसको लेकर सिख कम्युनिटी में काफी गुस्सा था कि हमारे ही देश में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये जो लोगों में गुस्सा था, इस पे अकाली ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन भिंडरवाले ने इस सिचुएशन को समझ के इसका बदला लेना स्टार्ट किया। और इस टाइम पे भिंडरवाले अकाली से भी बड़ा नाम बन गया था और इसी वजह से भिंडरवाले को अकाली के भी कुछ ग्रुप्स थे वो पसंद नहीं करते थे। देखें, यहां से भिंडरवाले ने अपनी एक्टिविटी काफी तेज कर दी थी। 22 जुलाई 1982 को पंजाब के सीएम दरबारा सिंह पे जानलेवा हमला हुआ। अगस्त 1982 को एक इंडियन प्लेन को हाईजैक किया गया, जिसमें 126 पैसेंजर थे और हाईजैकर्स उस प्लेन को उड़ा के पाकिस्तान ले गए। बाद में पाकिस्तान ने प्लेन उठाने से मना कर दिया और प्लेन फिर वापस अमृतसर में लाया गया और उसके बाद फिर हाईजैकर्स ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद फिर से 20 अगस्त को एक प्लेन हाईजैक किया गया और हाईजैकर्स को लाहौर ले गए। कहीं बैंक रॉबरी थी तो कहीं पे सरकार के हथियार लूटे जा रहे थे। बड़े पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा था, उनकी किलिंग भी होने लगी थी। अक्टूबर 1983 में अमृतसर से दिल्ली जा रही है। अब यहाँ से पंजाब में सिचुएशन काफी खराब हो जाती है और पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरवाले ने अपने काम करने की लोकेशन को गोल्डन टेम्पल के अंदर अकाल तक पे शिफ्ट कर दिया ताकि वो सेफ रहे। और भिंडरवाले को बहुत ज्यादा यकीन था कि किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि गोल्डन टेम्पल में घुसे। यह यहाँ से एंट्रेंस होती है और यह दरबार शाही है और यहीं पे अकाल तक इसमें ही भिंडरवाले ने बैठना शुरू किया था। भिंडरवाले ने काफी हथियार जमा कर लिए थे और उसकी प्लानिंग इसलिए भी स्ट्रांग थी क्योंकि उसके सपोर्ट में काफी स्ट्रांग एक्सपीरियंस वाले लोग भी थे, जैसे रिटायर्ड मेजर जनरल शाहबाग सिंह, जिन्होंने भिंडरवाले के फाइटर्स को ट्रेन करना शुरू किया था। शाहबाग सिंह 1971 वार के हीरो थे, जहां पे उन्होंने बांग्लादेश की मुक्तिवाणी को ट्रेन किया था और वो गोरिल्ला वारफेयर के एक्सपर्ट थे।
इनफैक्ट उनको उस वार में कंट्रीब्यूशन के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला था, लेकिन रिटायरमेंट से एक दिन पहले उनको करप्शन के चार्जेस लगा के सस्पेंड कर दिया गया था, जिससे उनकी पेंशन रुक गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी कोई भी गलती नहीं है। बाद में उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में भी केस किया और वो जीत भी गए, लेकिन इसकी एजे से वो कन्विंस्ड हो गए थे कि उनके साथ रिलीजियस के आधार पे भेदभाव हुआ। इसके अलावा एक और रिटायर्ड मेजर जनरल जशवंत सिंह भुल्लर थे। वो भी भिंडरवाला के जो फाइटर्स से उनको ट्रेन कर रहे थे। यहाँ से गवर्नमेंट और भिंडरवाले आमने सामने आ गए थे, जिसमें लड़ाई होनी तय थी और गवर्नमेंट और भिंडरवाले दोनों अपनी अपनी तैयारी में लग गए थे। अकाल तख्त के अंदर हथियार वगैरह ट्रक से आने शुरू हो गए थे। इधर इंदिरा भिंडरवाले ने इस प्रपोजल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इससे पता चलता है कि अकाली दल सिर्फ पावर में आने के लिए यह सब कर रहा है। प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट लड़ाई के लिए रेडी थी और आर्मी वाले सादे कपड़ों में गोल्डन टेंपल के अंदर जाने लगे थे ताकि भिंडरवाले के फाइटर्स, उनकी एक्टिविटी, लोकेशन वगैरह इन सब का पता चल सके। आर्मी की तरफ से जो ऑपरेशन था, इसका जम्मा मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को दिया गया था, एक क्लीन शेव सिख ऑफिसर को, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। देश की अलग अलग जगहों से 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया और फोन लाइन भी बंद कर दी गई थी। आर्मी ने टेक ओवर ले लिया था और सभी लोकल और फॉरेन न्यूज रिपोर्टर्स को होटल और हर जगह से उठा के एक स्टेट बस में बहरा गया और अमृतसर से बाहर कर दिया गया। लेकिन एक रिपोर्टर थे जो एसोसिएटेड प्रेस में थे, जिनका नाम था ब्राह्मा शालिनी। ये उस समय पे पंजाब के अंदर ही रह गए थे, तो इन्होंने उस समय पे रिपोर्ट किया और वो रिपोर्ट टाइम्स ऑफ लंदन न्यूज में भी पब्लिश हुई, जिसमें इन्होंने कहा कि सिखों को गोली मारी जा रही है और 1000 से भी ज्यादा सिख मिलिटेंट्स को मारा गया है, जबकि सरकार का जो ऑफिशियल डेटा था और आगे चल के ब्रह्मा के ऊपर केस चला दिया गया मिस इन्फॉर्मेशन और रूल ब्रेक करने के लिए। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की एक्चुअल फाइट हुई थी वो 3 से 6 जून तक चली थी और इसकी टाइमिंग को लेके भी बहुत सवाल उठे थे। 3 जून जिस दिन गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस था, उस दिन ज्यादा श्रद्धालु आते हैं गोल्डन टेंपल में, और ये जितने भी लोग आए थे उनको अंदर जाने के बाद भिंडरवाले ने रोक लिया था ताकि आर्मी अटैक ना कर पाए। आर्मी को लग रहा था कि भिंडरवाले को आसानी से हरा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो इंटेलिजेंस थी वो काफी गलत निकली। ये लोग भारी प्रिपरेशन के साथ आए थे, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक बंदूकें, स्नाइपर, प्रॉपर एक ट्रेन्ड मिलिट्री की तरह वो लोग ऑपरेट कर रहे थे और भारतीय आर्मी को भारी नुकसान भी हुआ। 5 जून को गोल्डन टेंपल के अंदर से सभी लोगों को सरेंडर करने को कहा गया। अब शुरू में तो ये प्लान था कि बाहर से कम्युनिकेशन कर दिया जाएगा तो ये लोग अपने आप सरेंडर कर देंगे। गोल्डन टेंपल की बिजली काट दी गई, टेंपल के अंदर जो टेलीफोन और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई थी उसको भी काट दिया गया। लेकिन इस बीच में खबरें आने लगती हैं कि पंजाब के पास के गांव हैं, उन इलाकों से हजारों की तादाद में सिख अमृतसर की तरफ आ रहे हैं और उनके पास हथियार भी हैं, और आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने जिस तरफ भी देखा उनको हजारों लोग शहर के बाहर। और यही रीजन था कि आर्मी को किसी भी कॉस्ट पे इस ऑपरेशन को 1 से 2 दिन में खत्म करने का ही फैसला लेना पड़ा, और इसी वजह से गोल्डन टेंपल को ज्यादा नुकसान हो रहा। आर्मी ने एंटी टैंक मंगवा के 3 तरफ से अटैक किया, अकाल पे भी अटैक किया गया, और यह बहुत ही बड़ा डिसीजन था जो आगे चल के बहुत ही भारी पड़ा। भिंडरवाले के लोग बाहर आए और आर्मी के बीच में बहुत फायरिंग चली। भिंडरवाले के लोग भी आखिरी दम तक लड़ते, लेकिन सुबह 4:30 बजे तक आर्मी ने अकाल तक पे अपना कंट्रोल ले लिया था। यह ओरिजिनल आर्मी के प्लान की कॉपी है जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। अब भिंडरवाले और उसके फाइटर्स को तो मार दिया गया था, लेकिन गोल्डन टेंपल की जब इमेजेस बाहर आईं और लोगों को पता चला कि अकाल तक के ऊपर और दरबार साहिब पे भी गोलियां चली हैं, पूरी दुनिया के सिख भड़क गए थे। आर्मी के 8 कैंटनमेंट में से 4000 सिख सोल्जर्स ने रेबल कर दिया था, अपने ऑफिसर्स को मार दिया था और अमृतसर पहुंचने की कोशिश की। कई सिख एमपीज और एमएलए ने रिजाइन कर दिया था और माहौल काफी खराब हो गया था। भिंडरवाले की तो डेथ हो गई थी, लेकिन भिंडरवाले के समर्थक अभी भी थे। इसके बाद आर्मी ने इस ऑपरेशन का 2nd राउंड शुरू किया। आर्मी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन वुड रोज नाम दिया। आर्मी ने एक के बाद एक गांव को घेरना शुरू किया और सिर्फ सिख लोगों के वेपन्स के लिए तलाशी ली गई। इस बात से भी काफी लोग नाखुश थे। इसके साथ ही सरकार ने अकाली लीडरशिप को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया।
संत लोंगोवाल से लेकर प्रकाश सिंह बादल तक सारे के सारे जेल में थे। लेकिन इससे दिक्कत यह हुई कि जो लीडरशिप वैक्यूम पैदा हुआ उसको मिलिटेंट ने हथिया लिया। 1 अक्टूबर 1984 को आर्मी गोल्डन टेम्पल से विद्रोह कर लेती है, लेकिन तब तक बहुत बड़ा डैमेज हो चुका था। बहुत से लोग जो उस वक्त गोल्डन टेम्पल गए, उन्होंने टेम्पल को जब डैमेज देखा तो गुरु ग्रंथ साहिब की कसम खाई कि जिन लोगों ने ये किया है वो उनकी जान लेंगे या फिर उनकी जान लेने की कोशिश में। पर खतरा था, उनको बुलेट प्रूफ वेस्ट्स, बॉडीगार्ड प्रोवाइड किए गए। सबसे ज्यादा जो गार्डेड था वो इंदिरा गांधी जी का घर था। इंदिरा गांधी को उनको सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में से सिख गार्ड को हटाने की भी सलाह दी थी। लेकिन कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को लगा कि इससे मैसेज गलत जाएगा कि वो सिखों के खिलाफ हैं, और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी को उनके बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और दूसरे सतवंत सिंह ने 18 गोलियां मार दी। इंदिरा गांधी जी को सोनिया गांधी तुरंत एम्स लेकर गई और दोपहर 2 बजे तक उनकी डेथ हो गई थी। अब इसकी वजह से हिंदू सिख टेंशन बहुत तेज बढ़ गई थी। 31 अक्टूबर की दोपहर तक एम्स के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वहां पर जो भी सिख दिख रहे थे उनको पीटा जा रहा था। यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति यानी ज्ञानी जैल सिंह, वो भी जब एम्स की तरफ पहुंचे तो उनके ऊपर भी पत्थर फेंके गए। एम्स से यह भीड़ आसपास के इलाकों में पहुंचने लगती है और पुलिस ने उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। दिल्ली में कनॉट प्लेस में सिखों की दुकानों को लूटा जाने लगा। उसके बाद सिखों के टैक्सी, ट्रक, स्कूटर और 3 व्हीलर्स यह सब जलाए जाने लगे। साथ में जो डीडी चैनल था वो लगातार विजुअल्स दिखा रहा था, जहां पे एक तरफ इंदिरा गांधी जी की बॉडी थी और बगल में राजीव गांधी जी थे जो दुख में बैठे थे, और पीछे से नारे लग रहे थे कि खून का बदला खून। इसके बाद जैसे टाइम बढ़ा था, दिल्ली के अंदर सिखों को भीड़ ने टारगेट करके मारना शुरू किया। हजारों सिखों को मारा गया। दिल्ली में 100 से भी ज्यादा गुरुद्वारे जला दिए गए। औरतों के साथ क्राइम हुए, लूटपाट हुई और पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं हुआ। बाद में इन क्राइम्स के लिए अरेस्ट किए गए 1809 लोगों को सरकार ने छोड़ दिया और इनकी इंक्वायरी करने से मना कर दिया, ये आर्ग्यूमेंट देकर कि ये सोल्यूशन नहीं है, इससे चीजें और खराब होंगी। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी PUCL, इन्होंने नवंबर 1984 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम था हु आर द गिल्टी। इसमें इन्होंने ये बताया कि ये जो कत्लेअम हो रहा है इसमें दोषी कौन है, उनके नाम बताए। इसमें राजीव गांधी सरकार के मंत्री इसके बाद गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लैक थंडर होता है। जब 1 जून 2015 को फरीदकोट जिले के भूर्ज जवाहर सिंह वाला गांव के गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब जी की चोरी हो गई, फिर इसके कुछ दिन बाद ही 25 सितंबर को इसी गांव के आसपास कुछ पोस्टर मिले जिसमें सिखों को टारगेट किया गया था। इसी गांव में गुरु ग्रंथ साहिब के पन्नों के साथ बेअदबी भी हुई। गुरु ग्रंथ साहिब जी की डिसरिस्पेक्ट को करना ही बेअदबी कहा जाता है। इस मुद्दे की वजह से दोबारा से सिख धर्म पर अटैक का मुद्दा पंजाब की पॉलिटिक्स में आने लगा। ऐसा एक नैरेटिव बन गया था कि सिख धर्म पर दोबारा से हमले हो रहे हैं, साथ में अकाली कमजोर हो गए थे। लेकिन पंजाब चुनावों से 5 दिन पहले ही 15 फरवरी 2022 को एक रोड एक्सीडेंट में दीप सिद्धू की डेथ हो गई और इसके बाद एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की, जो कि दुबई से ही दीप सिद्धू के टच में था, लेकिन ये लोग कभी मिले नहीं थे। दीप सिद्धू की डेथ के बाद अमृतपाल सिंह को सितंबर 2022 में वारिस पंजाब डे का हेड अनाउंस कर दिया जाता है। अब इस पर दीप सिद्धू की फैमिली ने कहा कि उसका दीप सिद्धू से कोई लेना देना नहीं है और उसने जबरदस्ती वारिस पंजाब डे पर कब्जा कर लिया। लेकिन अमृतपाल के जो सपोर्टर थे, उनके जो करीबी थे, उनका कहना था कि दीप सिद्धू के जो समर्थक हैं, उन्होंने ही उसे वारिस पंजाब डे का हेड बनाया। अब 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल सिंह की एंट्री होती है भिंडरवाले के पुश्तैनी गांव रोड़े, जो कि मोगा जिले में है। वहां पर एक दस्तारबंदी सेरेमनी आयोजित की जाती है जिसमें हजारों लोग आए और हर कोई शॉक था क्योंकि बहुत भारी सपोर्ट मिला। इतना सपोर्ट के लिए नेता लोगों को ग्राउंड पर बहुत काम करना पड़ता है और कोई दुबई से आकर कुछ ही महीनों में इतना सपोर्ट ले ले तो हर कोई शॉक था इस वजह से। और यह सेरेमनी हुई थी, इसमें कई बार प्रो खालिस्तानी नारे भी लगे थे। अमृतपाल सिंह ने आते ही बताया कि भिंडरवाले उनके आदर्श हैं और भिंडरवाले की तरह ही ड्रग्स की बात की
और बेअदबी को मुद्दा बनाना शुरू किया और सिखों को केश रखने को कहा, अपने धर्म को बढ़ाने की बात की और कहा कि जो भी बेअदबी करेगा उसे ना तो पुलिस को दिया जाएगा, ना कोर्ट केस चलेगा, हम उसे सजा देंगे। सोशल मीडिया में भी अमृतपाल सिंह बहुत तेजी से फेमस हो रहा है और यंग जनरेशन का भारी सपोर्ट मिल रहा है। और जब इसी 24 फरवरी को उनके एक साथी तूफान सिंह को पुलिस ने किडनैपिंग के मामले में अरेस्ट कर लिया, तब अमृतपाल सिंह के साथ हजारों लोग निकल के आए जिनके हाथों में बंदूकें और तलवारें थीं। और साथ में अमृतपाल सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ रखा और अपने सिर पर रख लिया ताकि पुलिस उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई ना कर पाए। पुलिस अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी तो वो बेअदबी हो जाती। पुलिस को अमृतपाल सिंह के सामने झुकना पड़ा और पुलिस ने तूफान सिंह को छोड़ दिया और इसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए। अजनाला इंसिडेंट ने अमृतपाल सिंह को पंजाब में बहुत ही पॉपुलर कर दिया है। ऐसे लोग जो एक नए पंथक पॉलिटिशियन की डिमांड कर रहे थे, उनको अमृतपाल में अपना एक नेता दिखने लगा। कुछ लोगों को अमृतपाल सिंह में भिंडर वाले भी दिख रहा है। इस इंसिडेंट के बाद अमृतपाल सिंह को मीडिया में बहुत ही स्पेस मिल रहा है और अब खालिस्तान और आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन का जो इशू है वो धीरे धीरे तूल भी पकड़ रहा है। अमृतपाल का कहना है कि वो डेमोक्रेसी के जरिए खालिस्तान की मांग कर रहा है, पीसफुल तरीके से, लेकिन उन्होंने हिंसक तरीकों के इस्तेमाल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। अब आगे ये चीज कितनी दूर तक जाएगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मीडिया को नया भिंडर वाले मिल गया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्स को।